हेलो बच्चों पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया है कि भाई इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का मान लो एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपको पता है कि भाई बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आज आपकी सारी प्रॉब्लम्स का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देखोगे तो मैं आपको बताता हूं कि भाई ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन को हम कैसे कैसे फिजिक्स में यूज करेंगे, इंटीग्रेशन एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको अच्छी तरह से आज क्या कर दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहले टॉपिक का नाम लिख लो कि भाई इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां पे लिखो जल्दी जल्दी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि भाई इंटीग्रेशन क्या है। ठीक है, उसकी बात करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इंटीग्रेशन क्या है। ठीक है, तो उसको समझने से पहले फिर से पीछे जाएंगे। डिफरेंशिएशन मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया, पहले थोड़ी सी बात डिफरेंशिएशन की करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन से ही बना है एक्चुअल में। ठीक है, तो चलो डिफरेंशिएशन की बात करते हैं थोड़ी सी। मान लो मैंने आपको समझाया था कि भाई फंक्शन है ना, मान लो इधर y लिख दिया, इधर x लिख दिया, तो जो y है वो x का क्या है, फंक्शन है। तो सर आपने पिछली वीडियो में भी समझाया था कि भाई y को क्या कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, f ऑफ x लिखते हैं। और f ऑफ x का मतलब क्या है कि भाई फंक्शन ऑफ क्या होगा, x। मतलब y जो है वो x का फंक्शन है, तो फंक्शन का मतलब क्या होता था सर कि जो y होगा वो x के साथ क्या करेगा, चेंज करेगा। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करेगी वैसे वैसे y की वैल्यू क्या करेगी, चेंज करेगी। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाया है कि भाई मान लो कि हम एक पॉइंट पर है, मतलब जब हम ऑब्जर्व करते थे कि भाई एक पॉइंट पर y कितना, एक पॉइंट पर इस पॉइंट पर है ना, ए पॉइंट पर y कितना चेंज किया, y कितना चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू x, उसे ही हम क्या कहते थे, डिफरेंशिएशन कहते थे। ठीक है, तो सर ये मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरह से समझाया कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट पर कोई मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे y x पर डिपेंड करता है, जो y है वो एक पॉइंट पर कितना चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब जब x की वैल्यू चेंज होगी तो y कितना चेंज कर रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो आपको याद हो मैंने बताया था कि भाई हमने मान लो दो पॉइंट कंसीडर किए थे, यहाँ पर मान लो एक b पॉइंट कंसीडर किया था, मान लो यहाँ पर एक a पॉइंट है। तो सिंपल सी बात है कि भाई हमने क्या किया था, मान लो इसकी चेंज को, मान लो ये दोनों पॉइंट को छोटा करने के बाद इसे एक ही पॉइंट में कन्वर्ट किया था, और एक पॉइंट पर जो चेंज होती थी उसे ही हम क्या कहते थे, डिफरेंशिएशन कहते थे। ठीक है, तो सर मेरे को बात क्लियर हो गई कि भाई डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक पॉइंट पर कितनी चेंज हो रही है, एक पॉइंट पर कोई क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर y है, इधर वाली क्वांटिटी इसके विद रिस्पेक्ट टू कितनी चेंज हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब मान लो मैं आपको पूछूं कि भाई मान लो इस पॉइंट पर तो आपको चेंज पता है, अगर मैं पूछूं कि भाई यहां से लेकर यहां तक कितनी चेंज हो रही है, आपने वो क्या करना है, फाइंड करना है। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। मैं पूछूं कि आपको ये तो पता है कि भाई इस पॉइंट पर कितनी चेंज हो रही है, तो सर उसके लिए हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, एक पॉइंट पर कितनी चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो चलो वो तो पता है। अब मैं पूछूं कि भाई ये पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है, तो बताओ कि टोटल चेंज कितनी हुई होगी, उसकी बात करो कि भाई कितनी हुई होगी। तो सर मुझे पता है कि यहां से यहां तक जब जाना है तो सिंपल सी बात है कि भाई जहां पर जो चेंज हुई होगी, मान लो ये चेंज को कंटिन्यूस, देखो ये चेंज कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का मतलब तो समझते हो, लगातार। देखो y लगातार x के विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो सर जितना भी चेंज किया होगा a से b तक, मतलब लगातार y जितना भी चेंज किया होगा x के विद रिस्पेक्ट टू, उसे हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं ना, जब मान लो प्लस कर लेते हैं या जोड़ लेते हैं, जोड़ने से मेरे को पता चल जाएगा कि टोटल चेंज यहां से लेके यहां तक कितनी हुई। तो सर जोड़ने का तरीका, मान लो जोड़ तो लेंगे, तो जोड़ तो हम मैथ से भी लेते हैं, तो चलो वो बात तो बाद में करते हैं। तो मुझे यहां से ये समझ आया कि अगर मैंने पूरी एक मान लो कह सकते हो कि भाई ज्यादा चीज के लिए किसी चीज की वैल्यू की चेंज को क्या करना हो, ऑब्जर्व करना हो। जैसे a से b तक पूरा जो इंटरवल है ना, पूरा मतलब a से b तक जो भी टोटल वैल्यू है, इसमें पूरी चेंज निकालनी हो कि भाई फंक्शन कितना, मतलब y कितना चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू x, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, मैथ्स या फिजिक्स में मान लो एक मैथमेटिकल टूल डेवलप किया गया जो क्या करता है, मान लो छोटी जो चेंज है
उसे कंटिन्यूसली ऐड करके टोटल चेंज निकाल देता है कि भाई ए मान लो दो चीजों के बीच है ना, मान लो ए और बी यहाँ पर दो चीजें दी हैं, दो चीजों के बीच मान लो कितनी कुल चेंज हुई, कितनी टोटल चेंज हुई, उसके लिए ही हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को एक बात क्लियर हो रही है कि भाई इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे लिख लो इंटीग्रेशन का मतलब कंटिन्यूअस चेंज को जोड़ना होता है, कंटिन्यूअस चेंज को जोड़ना होता है। मान लो जो चेंज कंटिन्यूसली हो रही है अगर उसे मान लो जोड़ना पड़े फिजिक्स में, तो जो कंटिन्यूसली कोई चेंज हो रही है उसे जोड़ने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन वर्ड क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे ए से बी तक मेरे को पता है कि भाई वाई सर कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, देखो वाई कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो जब वाई कंटिन्यूसली चेंज करता हो तो इसे जोड़ने के लिए हम किसका मान लो यूज करते हैं, फिजिक्स और मैथ्स में इंटीग्रेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को बात क्लियर हो गई। और यहाँ से एक बात और क्लियर हो रही होगी, देखो कि भाई पहले हम क्या करते थे कि भाई मान लो एक बड़ी चेंज होती थी, बड़ी चेंज को हम क्या करते थे, एक पॉइंट पर चेंज को ऑब्जर्व करते थे। तो जब एक पॉइंट पर चेंज को ऑब्जर्व है ना, मतलब कितनी चेंज हुई इस पॉइंट पर y की विद रिस्पेक्ट टू x, उसे ही हम क्या कहते थे, डिफरेंशिएशन। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई इस पॉइंट पर y कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू x, उसे हम डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो ये उल्टा प्रोसेस नहीं हुआ, आप एक पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहे हो उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो मुझे पता था कि एक पॉइंट पर हमने कैसे किया था, इसको चेंज कर हम यहां पर ले आए थे, है ना, मतलब यहां पर पूरी चेंज मतलब जो बी पॉइंट था उसे ए पॉइंट पर लाए थे, तो उस चेंज को हमने ऑब्जर्व किया, उसे हमने डिफरेंशिएशन किया। अगर मान लो उल्टा करें, फिर से यहां तक मान लो पूरी चेंज को निकालना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो सर ये तो उल्टा प्रोसेस हो गया कि जब आपने एक पॉइंट पर चेंज निकालनी थी, आपने क्या किया था, दूसरे पॉइंट को भी उस पॉइंट पर क्या गिरा दिया था, मान लो कोइंसाइड करवा दिया था, इकट्ठा कर दिया था। अब आप उल्टा कर रहे हो कि भाई इस पॉइंट से मान लो फिर से उस पॉइंट पर जाना है, तो ये चेंज निकालनी है। तो इसका मतलब सर मेरे को पता है आप डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो। पहले आपने इसको एक पॉइंट बनाया, अब एक पॉइंट से आप इसको फिर से किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, दो पॉइंट्स में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये भी लिख लो कि भाई इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स ऑफ क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स ऑफ क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। कि भाई इंटीग्रेशन मान लो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। ये बात आपको यहां से समझ आई होगी, है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा क्यों होता है, क्योंकि जब आप ये दोनों पॉइंट को एक पॉइंट मानते हो, उस चेंज को हम डिफरेंशिएशन कहते थे। तो फिर उल्टा करें कि भाई फिर से इस पॉइंट से मान लो इस पॉइंट के बीच में चेंज निकालें, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो सर मेरे को पता है कि अगर आपने ऐसे किया है ना, मतलब दो चीजों को इकट्ठा किया, यहां पे जो चेंज होती है उसे डिफरेंशिएशन कहा, और फिर से इन दोनों को सेपरेट करके मान लो यहां तक मान लो हम ले गए, मान लो दो पॉइंट अलग अलग हो गए, इनके बीच जितनी भी चेंज हुई उसको मान लो क्या किससे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन से। तो उल्टा ही तो हुआ, पहले ऐसे किया, अब क्या किया, ऐसे किया। तो सिंपल सी बात है कि भाई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई सर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे क्या है, प्रोसेस है। तो चलो सर आप बोल रहे हो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कंटीन्यूअस चेंज को जोड़ना, है ना, मतलब कोई चीज कंटीन्यूअसली चेंज कर रही है उसे जोड़ना है, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो चलो एग्जांपल से मैं एक बात समझाता हूं, ये एग्जांपल अच्छी तरह से सीखना, इससे आपको बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि इंटीग्रेशन हम किसके लिए करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं मान लो मैं आपको बोलूं कि एक फोर्स है ना, एक फोर्स है, वो मान लो हर सेकंड एक फोर्स है, ठीक है, वो हर सेकंड के बाद 3 न्यूटन चेंज करती है, वो हर सेकंड के बाद 3 न्यूटन चेंज करती है। ठीक है, तो 3 न्यूटन चेंज करती है। तो मैं पूछूं कि भाई 5 सेकंड के बाद उस फोर्स की वैल्यू बताओ, 5 सेकंड के बाद। तो मान लो कि सर क्या बोल रहे हो कि मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, मान लो 1 सेकंड, यहाँ इसके बीच 1 सेकंड हुआ, इसके बीच भी 1 सेकंड हुआ, इसके बीच भी 1 सेकंड हुआ, इसके बीच भी 1 सेकंड हुआ, इनके बीच भी क्या हुआ, 1 सेकंड। देखो 1 2 3 4 5 सेकंड कंप्लीट हो गए। तो सर आपने बोला है कि इसमें जो फोर्स चेंज कर रही है वो कितनी चेंज कर रही है, 3 न्यूटन। तो इसका मतलब इसमें 3 न्यूटन चेंज की होगी। तो मेरे को बताओ कि 5
5 सेकंड बाद टोटल फोर्स कितनी क्या की होगी, चेंज की होगी। तो आपका आंसर होगा सर मतलब टोटल जो फोर्स चेंज हुई है वो कितनी होगी, 15 न्यूटन। आपने कैसे निकाला, पहले सेकंड में भी 3 न्यूटन, दूसरे सेकंड है ना, पहला और ये दूसरा सेकंड, दूसरे में भी 3 न्यूटन, तीसरे में भी 3 न्यूटन, चौथे में भी 3 न्यूटन, पांचवें में भी 3 न्यूटन। तो भी सिंपल सी बात है, आंसर कितना आ गया सर, 15 क्या आ गया, न्यूटन आ गया। आपने क्या किया, मतलब उस फोर्स को जितने टाइम के लिए वो चेंज कर रहे थे उस लो आपने उनको उतने टाइम जोड़ा और आपका क्या आ गया आंसर, आपका आंसर आ गया 15 न्यूटन। तो सर हम तो सिंपल ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं, मैथ्स में जैसे जोड़ते हैं चीजों को वैसे अगर हम जोड़ लें तो फिर इंटीग्रेशन की जरूरत क्या है ना, इंटीग्रेशन की जरूरत, इंटीग्रेशन का मतलब भी तो यही है कि जो क्वांटिटी कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है उसे क्या करना है, जोड़ना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर भी ये कंटिन्यूअसली एक सेकंड में इतनी, दूसरे सेकंड में इतनी, तीसरे में इतनी, चौथे में इतनी, पांचवें में इतनी, आपने जोड़ा तो आपका आंसर डायरेक्टली आ गया 15 न्यूटन। तो सर क्यों इंटीग्रेशन करनी है, रुक जाओ, ये तो आप जोड़ सकते थे, ये तो आप ऐड कर सकते थे। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं तो फिर बताना कि भाई इसका आंसर कितना होगा 5 सेकंड के बाद। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर होगी। अब मान लो एक और मैं क्या ले रहा हूं, फोर्स ले रहा हूं। अब फोर्स को डायरेक्टली नहीं मैं बता रहा कि वो 3 न्यूटन चेंज करती है, मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। मान लो मैं कहूं कि भाई फोर्स की वैल्यू जो है वो आपकी है t²+2, मतलब फोर्स जो है वो मान लो टाइम। सर इसे ही तो फंक्शन कहते हैं कि जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं कि भाई फोर्स मतलब कि फोर्स टाइम का फंक्शन है ना, टाइम का फंक्शन है। ठीक है, तो जब भी कोई क्वांटिटी की वैल्यू दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब फोर्स जो है वो टाइम का क्या है सर, फंक्शन है, क्योंकि टाइम के साथ ये क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ठीक है, तो अब बताओ, अब मैं आपको पूछूं कि भाई टाइम के साथ ये चेंज कर रही है तो मेरे को बताओ कि भाई 5 सेकंड है ना, 5 सेकंड के बाद फोर्स कितनी होगी, 5 सेकंड के बाद फोर्स की वैल्यू बताओ कि भाई कितनी होगी। तो सर मान लो अब कैसे निकालें, अब ध्यान से देखो कि भाई अगर 5 सेकंड बाद, पहले तो आपको पता था कि 3 न्यूटन चेंज कर रही है, आपने डायरेक्टली प्लस कर दिया। अब वो बोला कि भाई 5 सेकंड के बाद कितनी फोर्स होगी, उसकी वैल्यू बताओ कि कितनी क्या होगी, फोर्स होगी। तो सर मेरे को पता है अगर 5 सेकंड के बाद बताना है तो मेरे को पता है कि अगर टाइम चेंज कर रहा है तो फोर्स की वैल्यू तो लगातार चेंज कर रही है। ध्यान से देखो, टाइम अगर एक भी पॉइंट चेंज किया तो फोर्स की वैल्यू चेंज कर जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं कि भाई टाइम जब आप 0 सेकंड से स्टार्ट कर रहे हो ना, 0 सेकंड से 5 सेकंड के बीच ही तो बताना है कि कितनी चेंज हुई। आप 0 सेकंड से स्टार्ट कर रहे हो तो मान लो मैं पहला टाइम लेता हूं 0.001 लेता हूं, मान लो ये वाला सेकंड है ना, छोटा टाइम इंटरवल ये वाला। तो देखो ध्यान से कि भाई फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई सर, 0.001 का स्क्वायर हो गया प्लस कितना हो गया 2, तो इसको लिखेंगे स्क्वायर करके 0.0000001 है ना, 2 2 4 5 6, तो सर इतना आंसर आएगा। मतलब फोर्स का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 4 5 6, यही आंसर आएगा। अगर मान लो कि भाई टाइम बीता है ना, इसके बाद कौन सा टाइम आएगा, तो सर ये वाला आएगा है ना, इसके बाद 2 मतलब 0.002 सेकंड हो जाएंगे, तो उस पर फोर्स की वैल्यू निकालो, उस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, टी की जगह पर ये भरो, टाइम की जगह पर 002 की स्क्वायर हो गया प्लस कितना हो गया 2, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई 0.000504 प्लस 2 आ गया, तो फोर्स की वैल्यू आई सर 2.12345, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सर ये आपने यहां पर निकाली है, ये यहां पर निकाली है, इसके बाद टाइम आएगा, ये भी आएगा, इसके बाद टाइम, इसके बाद टाइम ये भी आएगा, उसके बाद सर टाइम ये भी आएगा, उसके बाद टाइम ये भी आएगा, उसके बाद टाइम तो ये भी आएगा, उसके बाद टाइम सर ये भी आएगा। तो इसका मतलब ये सभी टाइम पर फोर्स की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो अब आंसर बताओ कि फोर्स की वैल्यू पता लगा सकते हैं कि 5 सेकंड के बाद वो कितनी होगी। तो सर अब आपका आंसर होगा कि फोर्स की वैल्यू का पता लगाना इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि फोर्स जो है वो हर एक छोटे से छोटे टाइम पर क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो सर मेरे को पहले तो पता था कि भाई बड़े टाइम के लिए इतनी चेंज कर रही है, अब तो हर एक छोटे छोटे सेकंड पर वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है। अगर हर एक छोटे छोटे सेकंड पर चेंज कर रही है, अब इम्पॉसिबल बात है कि इसको जोड़कर बताना कि टोटल फोर्स कितनी क्या हुई होगी, चेंज हुई होगी। तो ये बात अगर आपको समझ आ रही है, इसी के लिए फिजिक्स और मैथ्स में क्या यूज किया गया, इंटीग्रेशन यूज किया गया। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि जो फंक्शन मान लो छोटे से छोटी वैल्यू से क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, मतलब छोटा मतलब जो लगातार चेंज कर रहा है। देखो लगातार चेंज करने का मतलब ये इस पर देखो इतने छोटे से टाइम पर भी चेंज कर रहा है, ये इस पर भी चेंज कर रहा है, ये कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो सर जो कंटिन्यूअसली चेंज करता हो उसे जोड़ने के लिए ही मैंने आपको डेफिनेशन लगाई है, इंटीग्रेशन का क्या होता है, यूज होता है। तो सिंपल सी बात
बात है कि एक और बात समझ आई होगी, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है और जो किसी दूसरी क्वांटिटी का फंक्शन हो, जैसे टाइम का फोर्स क्या है, फंक्शन है, टाइम के साथ फोर्स क्या कर रही है, चेंज। टाइम आपने ये भरा, फोर्स चेंज कर गई, ये भरा कोई और आ गई, ये भरते कुछ और आती, तो टाइम के साथ क्या कर रही है, फोर्स चेंज कर रही है। तो सर फोर्स जो है वो टाइम का फंक्शन है। तो जो मान लो किसी क्वांटिटी का फंक्शन हो और कंटिन्यूसली चेंज करती हो, मान लो वो वाली क्वांटिटी जो कंटिन्यूसली चेंज करती हो, उसे हम कैसे जोड़ते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में इंटीग्रेशन के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई इंटीग्रेशन के साथ चीजों को जोड़ा जाता है जब हम फिजिक्स में क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर हो गई, मेरे को समझ आ गया इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। जोड़ना किसको है, जो फंक्शन कंटिन्यूसली है ना, जो चीज कंटिन्यूसली चेंज करेगी किसी के विद रिस्पेक्ट टू। जैसे यहां पर फोर्स चेंज कर रही है टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, अगर फोर्स चेंज करती मान लो डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू, तो फिर हम उसको भी तो फंक्शन ही कहेंगे कि किसी के विद रिस्पेक्ट टू किसी का चेंज करना। तो जो वैल्यू किसी के विद रिस्पेक्ट टू चेंज कर रही है उसकी लगातार चेंज को जोड़ना, जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आसान शब्दों में आप ये याद रख सकते हो कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब सिंपल फिजिक्स में क्या है, सिंपल जोड़ना, चीजों को जोड़ना। अगर जोड़ सकते हो डायरेक्टली तो डायरेक्टली हर बार हम जोड़ नहीं सकते, आपको एग्जांपल से समझ आया होगा। अगर मतलब डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते तो फिजिक्स में जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है कि इसको लिखते कैसे हैं, तो सिंपल सी बात है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। जैसे एफ मतलब फोर्स मैंने एफ लिखा था ना, एफ डी टी ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा होगा एफ डी एक्स, तो यहाँ पे लिखा होगा एफ डी पी। तो सर इसका क्या मतलब है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, मतलब इसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन का साइन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन है। अब ध्यान से बात सुननी है, इसका मतलब dt का मतलब तो आपको पता है, dt मतलब सर टाइम क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना, dt मतलब टाइम का चेंज करना। तो इसका मतलब है टाइम का चेंज करना, टाइम का चेंज करना। तो टाइम का चेंज करना, तो भी सिंपल सी बात है कि टाइम के मतलब जब टाइम चेंज करेगा ये क्वांटिटी भी क्या करेगी, चेंज करेगी। अभी मैंने फंक्शन लिखा था ना कि f इज इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 2, तो टाइम के साथ ये चेंज कर रहा था। तो इसका मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू हमेशा ये क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जब ये चेंज करेगा तो इसे सर जोड़ना होगा, है ना। तो कोई क्वांटिटी अभी बताया कि इसे जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो टाइम के इसके साथ ये क्वांटिटी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो इसे जोड़ने के लिए हम किसका मान लो यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज। तो इंटीग्रेशन का मतलब है कि भाई फोर्स की वैल्यू को जोड़ना, जो किसका फंक्शन है, इस क्वांटिटी का क्या है, फंक्शन है, मतलब इसके साथ ये क्वांटिटी क्या कर रही है, चेंज कर रही है, इसको जोड़ना, इसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो सर जोड़ना तो है, तो पहले तो पता भी होना चाहिए, पीछे तो आपने एग्जांपल दी कि भाई 0 से 5 सेकंड तक जोड़ना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी तो कोई टाइम होगा। तो ध्यान से देखो कि भाई हमें पता है कि भाई टाइम के विद रिस्पेक्ट टू ये चेंज कर रहा है। अब याद रखना है कि भाई जो भी यहां पर होगा तो इसके विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन यहां पे चेंज करेगा। तो जब हम क्या लिखेंगे, मान लो किसी की वैल्यू लिखेंगे कि कहां से कहां तक जोड़ना है, वो हमेशा इसके विद रिस्पेक्ट टू लिखेंगे। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। जब भी हम लिखेंगे कि इस फोर्स को जोड़ना है, वो हमेशा किसके विद रिस्पेक्ट टू लिखेंगे, जो क्वांटिटी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। यहाँ पे सर टाइम चेंज कर रहा है तो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू ये भी चेंज करेगा। तो हम यहाँ पे मान लो देखेंगे कि कितने टाइम के लिए इस फोर्स को क्या करना है, जोड़ना है। तो सर कितने सेकंड के लिए आप बोल रहे हो, 0 से 5 सेकंड। तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, नीचे हमेशा क्या लिखते हैं, मान लो लोअर वैल्यू, मतलब जहां से शुरू करना है ना, नीचे हमेशा क्या लिखना है, नीचे हमेशा लिखना है, हमेशा लोअर वैल्यू लिखनी है, लोअर वैल्यू लिखनी है ना। ठीक है, तो नीचे हमेशा लोअर वैल्यू लिखनी है। लोअर मतलब जहां से स्टार्ट करना है वो वाली वैल्यू, और जहां तक हमने जोड़ना है वहां तक की क्या लिख देनी है, वैल्यू। तो ये याद रखना है, इसको कहते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, इसके लिए, क्योंकि इसके विद रिस्पेक्ट टू ये चेंज कर रहा है। तो जितना भी चेंज कर रहा होगा 0 से 5 सेकंड के बीच, इंटीग्रेशन आपको क्या कर देगी, जोड़ के वो वाली वैल्यू क्या कर देगी, बता देगी। ठीक है, तो सर ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखें तो सर यहाँ पे तो मेरे को x आ गया, तो इसका मतलब जो फोर्स होगी एक्चुअल में x का फंक्शन होगी, मतलब x के विद रिस्पेक्ट टू चेंज कर रही होगी। जैसे यहां पर आपको दिया होगा x स्क्वायर प्लस 2, अब x के विद रिस्पेक्ट टू फोर्स चेंज कर रही है। तो भी सिंपल सी बात है कि सर जो ये होता है इसकी है हमने लिमिट लेनी होती है। मैं आपको पूछूं x को हम क्या कहते हैं, सिंपल मान लो फिजिक्स में डिस्टेंस कह देते हैं या पोजीशन कह देते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको देगा 0 से मान लो 10 मीटर तक जोड़ के बताओ कि भाई फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 0 से 10 मीटर के बीच फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है सर, 0 से 10
10 मीटर, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू आएगी जहां से स्टार्ट करना है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू आ जाएगी जहां तक जाना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर डीपीएफ लिखा है, इसका मतलब पी के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन चेंज करेगा, तो पी के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन चेंज करेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि कहां से कहां तक, पी के रिस्पेक्ट में, मतलब पी की वैल्यू मान लो 0 से लेके मान लो 7 तक जाना है, तो 0 से 7 तक हम क्या कर देंगे, फोर्स को जोड़ देंगे। ठीक है, तो सर अब बात क्लियर हुई कि भाई फोर्स को मान लो जोड़ना है, तो सिंपल सी बात है कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब, इंटीग्रेशन को कैसे लिखना है, ये इंटीग्रेशन को लिखने का क्या है तरीका है। तो इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब क्या है कि भाई चीजों को जोड़ना, जो अंदर क्वांटिटी लिखी है, जो ये वाली क्वांटिटी लिखी है, इसको क्या करना, जोड़ना, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, पी का मतलब मोमेंटम कह सकते हो, मोमेंटम के रिस्पेक्ट में इसको जोड़ना। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। ये इंटीग्रेशन का क्या है मतलब है। तो आसान शब्दों में इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, जो मान लो क्यों, किसको जोड़ना, जो वाली वैल्यू कंटिन्यूसली क्या करती होगी, चेंज करती होगी, उसे क्या करना है, जोड़ना है। तो सर इसे मान लो फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल मान लो मैं बताऊं कि भाई फोर्स है ना, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लिखूं तो स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, तो सर मेरे को पता है कि भाई स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला कहां से आया, ये पढ़ेंगे बाद में, ये होती है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये फोर्स है, तो के तो आपको पता ही है कि भाई कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या है, वाई, वाई का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं ना, खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो सिंपल सी बात है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। अगर आप इसको खींचोगे ना, ये स्प्रिंग है, इसको खींचो तो यहां से यहां जा रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि सर ये वाली फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, इस पे डिपेंड कर रही है। अगर डिस्टेंस 1 मीटर होगा, फोर्स की वैल्यू मान लो इसके विद रिस्पेक्ट हो ना, मान लो y की वैल्यू अगर 1 मीटर हो तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, -k होगी। अगर y की वैल्यू क्या होगी, के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं करता, तो मैंने अभी बताया कि भाई जो चेंज करेगा उसके विद रिस्पेक्ट टू हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सर y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू 2 मीटर, तो फिर फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, देखो -2k आ गई। तो इसका मतलब अगर y की वैल्यू 10 मीटर हो तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई सर, -10k आ गई। तो सिंपल सी बात है सर, फोर्स की वैल्यू y के विद रिस्पेक्ट टू कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो अभी आपने बताया कि जो वाली क्वांटिटी हमेशा किसी के विद रिस्पेक्ट टू चेंज करेगी, तो फिजिक्स में जब हम उसे ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहां पर तो मैं बता रहा हूं 1 2, मैं तो सिंपल 1 2 वैल्यू ले रहा हूं, मतलब 1 से 2 वैल्यू ले रहा हूं, बट मुझे पता है सर ये वाली जो फोर्स होगी ये इनके बीच इनफाइनाइट वैल्यू आएंगे ना, 1 के बीच और 2 के बीच। मेरे को पता है 0.00 मान लो 1.001 भी आया होगा, 1.002 भी आया होगा, तो मेरे को पता है कि ये वाली वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, इनके बीच भी ये क्या करेगी, चेंज करेगी। तो इसको हमने क्या करना है, जोड़ना है। तो फिर सिंपल सी बात है कि जब जोड़ना होगा तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, उसके लिए इंटीग्रेशन का यूज। मान लो मैं कहूं कि भाई फोर्स को मान लो 1 मीटर डिस्टेंस से शुरू करना है और 10 मीटर तक जोड़ना है, कि भाई जितनी भी वो चेंज की होगी उसकी वैल्यू को क्या करना है, जोड़ना है। तो सर मेरे को पता है कि इसके बीच टाइम ये भी आया होगा, है ना, डिस्टेंस ये भी आया होगा, ये भी आया होगा, ये भी आया होगा, ये सभी डिस्टेंस आए होंगे। ऐसे ही 2.001 भी आया होगा, मान लो 2.003 भी आया होगा, 2 भी आया होगा, ऐसे सभी डिस्टेंस आए होंगे। तो मेरे को पता है ये फंक्शन कंटिन्यूसली चेंज करता है। तो जब कोई क्वांटिटी कंटिन्यूसली चेंज करे तो मेरे को पता है कि इस छोटी सी वैल्यू पर हम उसका चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये फोर्स की वैल्यू निकालनी हो 1 से 10 मीटर के बीच, तो सर हम क्या कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन से हमें पता चल जाएगा कि 1 से 10 मीटर के बीच ये फोर्स की वैल्यू कितनी क्या की है, चेंज की है। ठीक है, तो बात मेरे को क्लियर हो रही होगी कि जो वैल्यू किसी के विद रिस्पेक्ट टू चेंज करती है उसको हम क्या करते हैं, मान लो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, ऐड। यहाँ पे y के विद रिस्पेक्ट टू फोर्स चेंज कर रही है, तो सर और कोई भी क्वांटिटी है जो मान लो फोर्स भी चेंज करेगी फिजिक्स में, जैसे आप पढ़ोगे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सर क्या होती है, F इज इक्वल टू क्या होता है, G(m1m2) अपॉन क्या हो गया, r²। तो सिंपल सी बात है, ये तो कांस्टेंट होते हैं सभी, है ना, मास तो कभी भी चेंज नहीं करता, तो यूनिवर्सल ये भी कांस्टेंट है, तो ये सभी कांस्टेंट। तो सर वेरिएबल कौन है, सिंपल सी बात है r, डिस्टेंस तो चेंज करेगा। जब मास, एक मास यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, जब आप इसको इधर लेके जाओगे मास तो चेंज नहीं करेगा, g की वैल्यू चेंज भी नहीं करेगी, बट डिस्टेंस कंटिन्यूस
कंटिन्यूसली चेंज करेगा। तो सर डिस्टेंस चेंज करेगा, तो मेरे को पता है डिस्टेंस के चेंज करने से ये फोर्स भी क्या करेगी, चेंज करेगी। तो मुझे पता है कि जब भी कोई क्वांटिटी किसी के विद रिस्पेक्ट टू चेंज करे, उस चेंज को जोड़ना हो, है ना। डायरेक्टली हम जोड़ नहीं सकते, ये मैंने एग्जांपल से समझाया। उसे जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो सर अब बात क्लियर हुई। इंटीग्रेशन का मतलब हम किसको जोड़ने के लिए यूज करते हैं, जो वाली वैल्यू कंटिन्यूसली क्या करेगी, चेंज करेगी किसी के विद रिस्पेक्ट टू। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू फोर्स चेंज कर रही है। अगर आर की वैल्यू आप 1 भरोगे ना, आर की वैल्यू यहाँ पर 1 भर दोगे तो सिंपल सी बात है, फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी m1 m2 आ जाएगी। अगर आर की वैल्यू 2 भर दोगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी मान लो 2 जी m1 m2 अपॉन r2 आ जाएगा। तो सर मेरे को पता है कि इनके बीच भी इनफाइनाइट वैल्यू है, वहां पर भी इसकी वैल्यू क्या कर रही होगी, चेंज कर रही होगी। तो जब वहां पर भी इसकी वैल्यू चेंज कर रही होगी, इन सभी को जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो सर बात तो क्लियर हो गई कि जो वाली वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज करेगी आर के विद रिस्पेक्ट टू या किसी के भी विद रिस्पेक्ट टू, उसे जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। तो याद रखना है, यही इंटीग्रेशन का आपका क्या होता है, मतलब होता है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब मान लो फॉर्मूले क्या यूज करेंगे इंटीग्रेशन को जोड़ने के लिए, कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, तो जल्दी जल्दी आप फॉर्मूले लिखते जाओ। अब आपको बात समझ आएगी होगी। ठीक है, तो लिख लो नीचे फॉर्मूले ऑफ क्या होंगे, इंटीग्रेशन होंगे। कि भाई इंटीग्रेशन के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उनको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सर मेरे को पता चल गया, आपने बताया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है, ये भी मेरे को क्लियर है। अगर मान लो डिफरेंशिएशन करते हो, मान लो डिफरेंशिएशन के लिए जो प्रोसेस करते हो उसका उल्टा प्रोसेस कर दो, वही क्या होती है, इंटीग्रेशन भी होती है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे। पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो, dx हो गया इसका फॉर्मूला। तो सर ये तो सिंपल सी बात है, ये इंटीग्रेशन, ये किसका सिंबल है, इंटीग्रेशन का। तो ये किसका सिंबल है, डिफरेंशिएशन का। तो सर ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। उल्टे मतलब रिवर्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है, x का रिवर्स करें तो क्या होता है, 1/x। तो इन दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सर ये इसका उल्टा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x ही तो बचेगा। तो ये आपकी क्या है, इंटीग्रेशन का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसे फॉर्मूला कह देते हैं। एक्चुअल में ये बात होती है, सर मुझे पता है ये इसका उल्टा है, तो x का उल्टा क्या होता है, 1/x। तो जब दोनों को मान लो काटेंगे तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को काट देंगे, ये आंसर 1 हो गया। तो अंदर x तो है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है सर, मेरे को पता चल गया कि भाई dx की जब भी कभी इंटीग्रेशन करेंगे आंसर क्या आएगा, x आएगा। ये आपका क्या है, पहला फॉर्मूला, इसको जल्दी जल्दी लिखते जाना। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो ये समझाना क्या है, ये तो कर ही सकते हो। जैसे मान लो मैं पूछूं dp का आंसर क्या होगा, p होगा। सर ये तो ये कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों उल्टे होते हैं एक दूसरे के, ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या, p बचेगा। तो ऐसे क्या है, मान लो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सर दूसरा फॉर्मूला मान लो लिखो, मान लो आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा क्या होता है, यूज होता है, x⁻n dx। तो सर इसका क्या होता है, x⁻n+1 अपॉन n+1। एक बात याद रखनी है कि सर मेरे को पता है कि भाई dx का मान लो फंक्शन यहाँ पे कौन है, x ही है ना। dx के विद रिस्पेक्ट टू कौन चेंज कर रहा है, x ही तो चेंज कर रहा है। तो जो इसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज कर रहा होगा उसकी डिफरेंशिएशन एक्चुअल में हम नीचे लिखते हैं। क्या बोलो, एक बार फिर से रिपीट करना। मान लो जो भी, मान लो जहां पर जो फंक्शन होगा dx है, dx के विद रिस्पेक्ट टू x ही चेंज करेगा। तो जो चेंज करेगा उसकी डिफरेंशिएशन हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इसके विद रिस्पेक्ट टू। जैसे यहाँ पे क्या होगा, dx अपॉन क्या होगा, dx। मान लो नीचे तो dx ही लिखेंगे क्योंकि हम सारे क्वेश्चन किस में लिख रहे हैं, dx में। तो dx के विद रिस्पेक्ट टू इसकी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे नीचे। नीचे हमेशा क्या होता है, एक्चुअल में फॉर्मूले में हम लिखते नहीं है, बट एक्चुअल में ऐसा होता है। अगर ऐसे याद रखोगे फिर कोई भी आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। जब आपने इंटीग्रेशन कर दी, ये तो फॉर्मूला हो गया, उसके बाद क्या करना होता है, जो ये वाला फंक्शन होता है ना अंदर वाला, उसकी डिफरेंशिएशन करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, दिस। तो सर ये क्या है, dx है, तो dx के साथ डिफरेंशिएशन, ये दोनों वैल्यू तो सेम है तो कट जाती है, इसका आंसर क्या हो जाता है सर, 1 हो जाता है। इसके लिए हम लिखते नहीं है, बट एक्चुअल में लिखना जरूरी है, फिर आपके दिमाग में क्लियर रहेगा। ठीक है, तो सर ये बात भी क्लियर हो गई। तो मान लो क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको आ जाएगा x⁻3, इसकी मान लो इंटीग्रेशन करो, तो सर इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, x⁻n+1, 3+1 4,
तो अपॉन n प्लस वन, मतलब 3 प्लस 1 है ना, ऐसा ही होगा ना। चलो लिख के बता देता हूँ, 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा सर x रेज़ टू पावर 4 अपॉन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सर एक्चुअल में इसका क्या हो गया आंसर हो गया। एक और बताओ करके, तो मान लो एक और करें, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको आ जाए 2x रेज़ टू पावर मान लो 5 आ जाए, dx आ जाए, तो सर इसका कई बार ऐसा आता है, चलो ऐसा आ जाए, चलो 2 अभी ना लिखो, मान लो केला ऐसा आ जाए, x dx आ जाए, तो सिंपल सी बात है सर यहाँ पर x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, लगेगा क्यों नहीं लगेगा, यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, तो 1 का इसका मतलब n प्लस 1 है ना, n प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया सर 2, नीचे भी n प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये आपकी क्या हो गई इसकी इंटीग्रेशन हो गई, ये आपकी क्या हो गई इसकी क्या हो गई इंटीग्रेशन हो गई। ठीक है, तो ऐसे हम किसी के फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं जब x रेज़ टू पावर n dx, तो सर जरूरी नहीं यहाँ पर x dx ही हो, कुछ और भी तो हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि भाई यहाँ पर x रेज़ टू पावर n और dx ही हो, कई बार आपको यहाँ पे ऐसे भी देखने को मिलेगा d पे, कई बार आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है t रेज़ टू पावर 3 dt। बस ये याद रखना है कि इसके विद रिस्पेक्ट टू इसके इंटीग्रेशन करनी है। देखो दोनों फंक्शन सेम है, तो सेम है तो फिर फॉर्मूला क्या लगेगा सेम यही लगेगा। देखो यहाँ पर भी फंक्शन मतलब dx के विद रिस्पेक्ट टू ये चेंज करेगा, dx का मतलब चेंज इन x, तो x तो चेंज करेगा उसके विद रिस्पेक्ट टू, फिर इसके लिए ये फॉर्मूला लगाना है। अगर dpp है तो फिर सब सर फॉर्मूला तो सेम ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा t रेज़ टू पावर dt, तो फॉर्मूला क्या होगा सेम ही, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी सर इसकी पावर 1, 1 प्लस 1 2, 2 हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन t 4 अपॉन क्या हो जाएगा 4, मतलब 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये बात क्लियर हो गई x रेज़ टू पावर n वाला। यहाँ पे एक और बात क्लियर करनी जरूरी है, वैसे हम इसके साथ प्लस c लिखते नहीं है, बट एक्चुअल में हर एक फॉर्मूले के साथ क्या आता है प्लस c आता है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हो वो भी समझा दो सर कि भाई क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो मतलब एक्चुअल में जब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखते हो तो कई बार आपको कई बुक्स में ऐसे भी लिखा मिल सकता है प्लस c भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो बट हम लिखते नहीं जनरली, क्योंकि इसकी c की वैल्यू हमें पता नहीं होती, इसीलिए हम इसे मतलब फिजिक्स में अवॉइड करते हैं, नहीं लिखते, तो नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर लिख लेना एक साइड में कि भाई सभी फॉर्मूले में सी भी ऐड करना होता है। ठीक है, तो क्यों करना होता है वो मैं आपको समझाता हूं, होता है। ठीक है, सभी मान लो इसमें मतलब सी भी ऐड करना होता है। ठीक है, तो क्यों ऐड करना होता है वो एक फॉर्मूले के टर्म्स में मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई मान लो x रेज़ टू पावर 3, इसकी डिफरेंशिएशन करो कि भाई इसको y है ना, डिफरेंशिएशन आपको आती है जो मैंने समझा दे, dy अपॉन dx, तो dx हो गया, तो सर x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता था, n आगे आ जाएगा मतलब 3 आ जाएगा, तो इसके डिफरेंशिएशन करोगे x रेज़ टू पावर n माइनस 1। अगर नहीं पता तो पिछली वीडियो जरूर देख के आओ जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन पूरी अच्छी तरह से समझाया कि यहाँ पे क्या आएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा सर, मान लो x रेज़ टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा, है ना, अपॉन में कुछ नहीं आएगा, x n आगे आ जाता है, x रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो सर dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी ये होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो सर अगर सॉरी यहाँ पे अगर 3 भी होता ना, मान लो 3 भी होता तो सर हम इसे ऐसे लिखते थे ना, मान लो जब डिफरेंशिएशन करते थे यहाँ पे मान लो 3 होता, तो चलो इसको अच्छी तरह से लिखो फिर समझ आएगा। मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं dy अपॉन dx करते, और उसके बाद सर मेरे को पता है कि भाई इसको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंट करके मान लो यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाता है फंक्शन अलग अलग हो जाता है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होनी चाहिए 3x है ना, 3 मतलब n आगे आ गया, x रेज़ टू पावर n माइनस 1 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या सर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0, तो dy अपॉन dx का आंसर कितना आया 3x स्क्वायर क्या आ गया आंसर आ गया। तो अभी मैंने बताया कि भाई ये आपकी डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्या होता है उल्टा प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो जो आपने डिफरेंशिएशन की यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक डिफरेंशिएशन की, अब हमने उल्टा करना है, हमने यहाँ से कहां पर जाना है यहाँ पर जाना है, तो उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। जब हम यहाँ से जहां जाएंगे उसको हम क्या कहते हैं इंटीग्रेशन, और जब हम यहां से जहां जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ध्यान से देखो ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हुआ, अब मैं उल्टा प्रोसेस करने जा रहा हूं जिसको हम क्या कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो सर यहां से शुरू करेंगे, तो ध्यान से देखो कि भाई अभी आपको समझ आएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे क्यों है। ठीक है, तो और सी जो मैं बोल रहा हूं वो क्यों ऐड होता है वो भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो वैल्यू कितनी आई 3x स्क्वायर, तो जब उल्टा करना है तो सर उल्टा करने के लिए किसकी वैल्यू निकाल
निकालनी है y की, तो सिंपल सी बात है dy या dy को ऐड करना है, dy के आगे इंटीग्रेशन लाएंगे तो मेरे को पता है डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन उल्टे, उसका आंसर y आ जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, इसको इधर ले गए, dx हो गया, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ क्या हो गया, साइड हो गया। तो जब दोनों साइड पे आप इंटीग्रेट करोगे तो देखो क्या बनता है, dy हो गया सर, यहाँ पे क्या आ गया 3x², साथ में क्या आ गया dx। तो सर मेरे को पता चल गया कि भाई dy की इंटीग्रेशन क्या होती है, y होती है, ये दोनों उल्टे होते हैं तो कैंसिल हो गया, y आ गया। तो यहाँ पे सर, तो यहाँ पर मेरे को पता है x⁻n का फॉर्मूला इसके साथ लग रहा है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है तो एक्चुअल में कांस्टेंट जो आता है वो बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल की होती है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल की होती है, जो वैल्यू चेंज करती है उनकी ही डिफरेंशिएशन होती है, उनकी ही इंटीग्रेशन होती है। तो मुझे पता है कि कौन चेंज कर रहा है सर, x चेंज कर रहा है, क्योंकि dx का मतलब होता है चेंज इन x, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू x ही तो चेंज करेगा, 3 तो कांस्टेंट होता है वो कभी चेंज नहीं करेगा। तो आप बता रहे हो कि भाई जब भी कोई क्वांटिटी चेंज ना करे वो हमेशा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपने दिमाग में लिख लो, मान लो यहाँ पे साइड में लिख लो, हमेशा वेरिएबल है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल फंक्शन की होती है, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होती है वो हमेशा वेरिएबल फंक्शन की होती है, कांस्टेंट की नहीं होती, ठीक है। तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो अगर कांस्टेंट बाहर आ गया तो सर x⁻n dx आ गया, तो इसकी इंटीग्रेशन यहां पे कर देता हूं, y = क्या हो गया 3x³ अपॉन कितना आ गया ना, x⁻n वाला फॉर्मूला, x⁻n + 1 2 + 1 3 हो गया, तो अपॉन कितना आ गया सर 3 आ गया, नहीं अपॉन भी कितना आ गया, हाँ 3 ही आ गया, अपॉन भी कितना आ गया 3 ही आ गया। तो देखो ध्यान से, ये तो ये कट गया, तो इसका आंसर कितना बना, x³ बना, ठीक है। तो x³ बना, तो ध्यान से देखो कि भाई आपका जो, मान लो हमने शुरू किया, मैंने अभी बताया डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, यहां से यहां जाना, तो यहां से अब हम यहां पर गए, देखो y की वैल्यू बनाई, तो y का फंक्शन क्या आया x³, तो सर x³ तो था, इसके साथ +3 भी था, वो 3 तो हमें पता ही नहीं कि भाई 3 भी था, तो इसका मतलब 3 हमें पता नहीं होता कि भाई यहां पर तो 3 आया ही नहीं, इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, cb क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई इसके साथ कोई कांस्टेंट होता है, उसकी डिफरेंशिएशन 0 हो गई होती है, तो इंटीग्रेशन में वो वाला कांस्टेंट नहीं आता, अगर नहीं आता तो इसीलिए +c यूज करते हैं। अब हमें पता थोड़ा ना कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू ऐड नहीं करते, यहाँ पे +c लिख देते हैं। तो क्या पता यहाँ पर नहीं भी होता, अगर 3 नहीं होता तब भी तो आंसर यही आना था, तो अगर 3 नहीं होता तो ये भी आंसर आना था, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मान लो c लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी लिखा हो तो मान लो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो सर सिंपल सी बात है कि भाई अब मेरे को समझ आया कि एक्चुअल में c क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 हो गई, तो जब आप इंटीग्रेशन की इसके साथ, तो आपका कांस्टेंट आया ही नहीं, तो इसके साथ +c लिख देते हैं कि शायद इसके साथ कोई कांस्टेंट हो, उसकी वैल्यू 0, मतलब अगर हो तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी 1 2 3 4, अगर नहीं भी होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, इसीलिए यहां पर क्या लिखा जाता है, c भी लिखा जाता है, ठीक है। तो सर ये बात क्लियर हो गई, ये बात याद रखनी है, मैं लिखूंगा नहीं इनके साथ, बट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सभी फॉर्मूले के में c भी ऐड करना होता है, सब में हम क्या करते हैं, c भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो ही होगी कि c क्यों ऐड करते हैं, उसका कारण क्या है कि भाई कैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सर ये भी फॉर्मूला मेरे को क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद आपका तीसरा फॉर्मूला आ गया, जल्दी जल्दी लिखते जाओ अब फॉर्मूले, ठीक है। तो यहाँ पर u + क्या हो जाए, v हो जाए, तो सर ये क्या है, यहाँ पे लिख लो u और v, मतलब x के फंक्शन है ना, x के साथ चेंज होते हैं, x के साथ चेंज होते हैं, मतलब इसके फंक्शन है, मतलब ये वाली वैल्यू भी इसके साथ चेंज होती है, ये भी इसके साथ चेंज होती है। तो सर अभी आपने बताया कि जो चेंज होती है उसकी इंटीग्रेशन करनी होती है, तो सबसे पहले जब भी +- में हो हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे मैथ में ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई, ये भी इसके साथ, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है u dx +- मतलब प्लस हो तब भी कर सकते हैं, माइनस हो तब भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा v dx। तो सर जरूरी 2 ही होंगे, जरूरी 2 नहीं होंगे, 5 हो 10 हो, u v w x y z, बस किसके फंक्शन होने चाहिए, x के फंक्शन होने चाहिए, हम सभी को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला था जो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, साथ साथ में एक एक क्वेश्चन भी करते जाते हैं, तो आपको बातें क्या होती जाएंगी, क्लियर। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर देता हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको आ जाए, इसकी इंटीग्रेशन करके बताओ, ठीक है। मान लो आ जाए, मान लो आपको x/2 आ जाए,
प्लस एक्स अपॉन कितना आ जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 आ जाए। ठीक है, तो माइनस लिख देते हैं यहाँ पे, मान लो ये आ जाए। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो सर यही तो बात हो गई कि भाई ये वाले मान लो किसके फंक्शन है, dx, तो ये सभी सर देखो सर dx के फंक्शन है, मतलब dx के साथ चेंज कर रहे हैं हम। इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इन सभी के साथ dx भी लिखना है। तो बस इसको सॉल्व भी तो करना है सर, अब कर सकते हैं। x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला, तो क्या आंसर आएगा सर इसका, सीधे सीधे लिख रहा हूं, n+1 मतलब 4 हो गया, अपॉन n+1 मतलब 4 हो गया, प्लस इसकी पावर कितनी है सर 1, मतलब 1/2। तो 2 की तो सर इंटीग्रेशन होती नहीं, अभी आपने बताया इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल की होती है। 2 बाहर आ गया, तो बाहर आ गया तो सर अंदर क्या रह गया, चलो इसको लिख लेते हैं, x रेज़ टू पावर 1, इसमें 3 बाहर आ गया, कांस्टेंट है ना, ये 3 क्या है, कांस्टेंट, 1/3 बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया सर x, मान लो यहाँ पे साफ करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, x³ हो गया। तो सर पहले इसको मान लो अलग अलग करके लिख लेते हैं, 1/2 बाहर आ गया, x रेज़ टू पावर 1 dx हो गया, तो x रेज़ टू पावर क्यूब 1 बाय क्या हो गया आपके 3 हो गया। तो इसको सॉल्व करो, x रेज़ टू पावर 4/4, तो सर इसकी इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला ना, n+1 3+1 4/4 हो गया, 1/2, x की 1 है तो 1 के लिए भी क्या यूज करेंगे, मान लो x रेज़ टू पावर 1+1 2 हो गया, अपॉन 1+1 हो गया, तो माइनस क्या हो गया सर 1/3, तो बाहर आ गया। उसके बाद सर x रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 3+1 मतलब 4 हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा n+1 मतलब 3+1। तो सर ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्चुअल में आपका। तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है। ऐसे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई कि इसको सेपरेट किया जा सकता है, सेपरेट कैसे करते हैं ये बात आपको क्लियर हो ही होगी। ठीक है, तो उसके बाद मान लो अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा, मतलब चौथा फॉर्मूला करते हैं कि चौथे फॉर्मूले का क्या, मतलब कैसे क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो अभी मैंने वैसे तो बता ही दिया, मतलब c इंटू यू dx आ जाए। तो सर c क्या है, c यहाँ पर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वैल्यू है, u का मतलब फंक्शन ऑफ क्या होगा, x होगा। फंक्शन ऑफ x का मतलब समझ रहे हो ना कि x के साथ ये क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो सर ये होगा। तो अभी आपने बताया कि भाई कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती, हमेशा वेरिएबल की होती है, तो c कांस्टेंट है तो y वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, y x का फंक्शन है, y x के साथ क्या करेगा, चेंज करेगा। तो यहाँ पर इसको सर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब यू की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कैसी इंटीग्रेशन होगी। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लो आपको आ जाए 3, मान लो p साथ में आ जाए dp आ जाए। ठीक है, तो चलो चेंज करते हैं ना, यहाँ पर मैं x लिख रहा हूँ, मान लो याद रखना है कि भाई जरूरी नहीं x ही होगा, कुछ भी हो सकता है। तो देखो ध्यान से, सर मेरे को पता है कि भाई dp इसके विद रिस्पेक्ट टू कौन चेंज करेगा, ये चेंज करेगा, तो ये तो कांस्टेंट है, 3 तो कभी चेंज नहीं करता, तो यही तो फॉर्मेट हो गया। इसके विद रिस्पेक्ट टू ये चेंज कर रहा था, ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट को हमने बाहर लिख लिया, तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो 3 को बाहर लिख लो, यहाँ पे क्या आ गया p इंटू dp। तो सर p की पावर क्या है 1 है, तो फिर इसमें x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि x रेज़ टू पावर n यहाँ पे क्या होता था dx, तो यहाँ पे dp है, तो इसका मतलब p रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सर क्या होगा, p रेज़ टू पावर 1+1 तो साथ में 3 इंटू क्या हो गया p स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2 हो गया। तो सर c भी लिखते हैं, वो मैंने आपको बताया कि भाई c भी सभी के साथ लिखते हैं। क्यों लिखते हैं उसका कारण भी बताया, ये भी बात मैंने बताई कि जो यहाँ पर फंक्शन होता है एक्चुअल में उसकी डिफरेंशिएशन भी नीचे लिखते हैं। ठीक है, जैसे dp अपॉन dp भी क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ये वाला फंक्शन अपॉन इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये भी एक्चुअल में नीचे आता है, तो हम लिखते क्यों नहीं है, क्योंकि dp अपॉन dp हमें पता है 1 होता है, बट एक्चुअल में कुछ क्वेश्चन में जब आप करोगे तो ये वाली वैल्यू भी आपको क्लियर होनी जरूरी है। मैं करके बताता हूं, मान लो फिर आपको क्या होगा समझ आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे तो आपको समझ आ ही गया होगा, तो इसको ऐसे याद रख लो। उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं, मान लो कैसे, मान लो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका चौथा फॉर्मूला था। अब पांचवा फॉर्मूला लिखो कि भाई क्या है, मान लो आपको इंटीग्रेशन आ जाए 1/x, या फिर और इसे हम क्या कह सकते हैं x रेज़ टू पावर -1 इसकी इंटीग्रेशन आ जाए। तो सर मेरे को पता है कि भाई इसमें भी x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला, तो लगा के देखो ये फॉर्मूला डिफाइन नहीं हो गया ना, +1 -1 हो गया, तो इसका मतलब ये तो x 0 हो गया, नीचे भी क्या आ गया 0, तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है अनडिफाइंड। इंटीग्रेशन ऐसे नहीं की जाती, जब भी कभी ऐसा फंक्शन आए ना, ये आ जाए या ये आ जाए, इसकी इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होती। इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, log बेस e क्या होता है आपका
x होता है। ठीक है, तो इसका मतलब log बेस e x इसका क्या है फॉर्मूला है। ये एक्चुअल में क्या होता है फॉर्मूला, बोलो माइनस, जब -1 होगा तब कभी भी मान लो x रेज़्ड बाय n वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मतलब डायरेक्टली इसका आंसर क्या होता है log बेस e x हो गया, x रेज़्ड बाय -1 होगा तो मतलब log बेस e x होगा प्लस c आप लिख सकते हो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो सर ऐसे भी तो हम इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि जब आप ये करोगे उसके बाद फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या करनी होती है नीचे ना इसके साथ dx भी होगा एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है नीचे dx, मतलब इसके डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस dx अपॉन dx, तो dx अपॉन dx 1 होता है, इसके लिए सर नीचे हम लिखते नहीं है, इसीलिए फॉर्मूला क्या मानते हैं ये मानते हैं। ठीक है, तो ये तो आज सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये आपका क्या था अगला फॉर्मूला था log का। अब उसके बाद मान लो e रेज़्ड पावर x वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई e रेज़्ड पावर x भी कई बार यूज होगा, उसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। जैसे e रेज़्ड पावर x dx आ गया तो सर e रेज़्ड पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है सेम टू सेम वही होती है, e रेज़्ड पावर x ही होती है, प्लस c आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते। ठीक है, तो चलो सर ये हो गया। उसके बाद आप बता रहे हो कि जो भी आपका x होगा ना, जो भी इसके साथ चेंज कर रहा होगा उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखनी है नीचे भी लिखनी है। तो ये याद रखना है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं। चलो इस एग्जांपल में समझा ही देता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको ये इंटीग्रेशन आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सोचना है, सबसे पहले इसको सोचना है कि ये x ही है, तो सर x ही है तो e रेज़्ड पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है e रेज़्ड पावर x ही होती है। उसके बाद सर आप बोल रहे हो कि जो भी ये x होगा ना, जहां पर भी ये x होगा उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा इसके विद रिस्पेक्ट टू करनी होती है। तो यहां पर ax आ गया विद रिस्पेक्ट टू dx, तो सर इसको सॉल्व कर दो, e रेज़्ड पावर x हो गया। तो सर a तो कांस्टेंट है ना, ये हम हमेशा क्या मानते हैं कांस्टेंट और इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं होते तो कांस्टेंट बाहर आ गया dx अपॉन dx, तो dx अपॉन dx क्या होता है 1 होता है। तो सर इसका आंसर एक्चुअल में क्या आएगा ये आएगा। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जितने भी फॉर्मूले हम उसमें मान लो ये भी एक्चुअल में dx अपॉन dx करते हैं, वहां पर सिंपल x था इसीलिए dx अपॉन dx की वैल्यू क्या आई 1 आई, बट यहां पर देखो x की वैल्यू चेंज हुई, जब चेंज हुई तो फिर उसकी डिफरेंशिएशन भी नीचे आने थे, तो dx अपॉन dx तो 1 हो गया बट उसके साथ जो लगा वो क्या आ गया नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ ऐसे याद रख सकते हो कि जो x के साथ लगा है वो हमेशा क्या आ जाएगा उसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो सर ये भी बात क्लियर हो गई, जो आप कहना चाहते थे ये आपका क्या है क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो वो मान लो क्या है क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन सर और करवा दो इसके बिहाफ पर, मान लो एग्जांपल के तौर पर आपको आ जाता e रेज़्ड पावर x स्क्वायर dx आ जाता, तो मैं पहले भी बोल रहा हूं इसको पहले क्या मान के चलना है x ही मान के चलना है। तो सिंपल सी बात है सर, इसकी इंटीग्रेशन तो यही हो गई। उसके बाद आपने बताया कि जो ऊपर x होगा उसकी डिफरेंशिएशन क्या करनी है नीचे करनी है, तो भी सिंपल सी बात है x रेज़्ड पावर दिस हो गया, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है सर, मान लो x रेज़्ड पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती थी 2 आगे, तो x रेज़्ड पावर n - 1 2x, तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा ये क्या होगा आंसर होगा। अब आपको बात क्लियर हो रही होगी कि जो मैं पीछे बोल रहा था कि भाई dx अपॉन dx हमने नीचे लिखना है, कि जो भी x होगा वो हमेशा नीचे लिखना है, उसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, उसका कारण क्या है ये उसका कारण है क्योंकि उसके बाकी जो फॉर्मूले में मैंने पीछे करवाया है उसमें केवल x ही आ रहा था, इसीलिए नीचे मतलब कोई वैल्यू नहीं आ रही थी, इसमें आपकी क्या आ रही है वैल्यू आ रही है, इसीलिए ये चीज को भी क्या रखना है ये याद रखना है। ठीक है, तो सर ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई, e रेज़्ड पावर x वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब मान लो जो आप यूज करोगे मेरे sin x लिख लो cos x लिख लो, मैंने बताया कि भाई इंटीग्रेशन क्या होता है रिवर्स ऑफ क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो कैसे याद रखना है कि भाई उसके उल्टे करने हैं बस। और जहां पर आपने डिफरेंशिएशन के मान लो फॉर्मूले याद कर लिए, इंटीग्रेशन के सिंपल उसके क्या होते थे उल्टे होते थे। ठीक है, तो मान लो अगर मैं पूछूं कि भाई sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी सर, sin x की डिफरेंशिएशन होती थी cos x, तो sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी cos x होगी, बट वहां पे प्लस का साइन आता था, यहाँ पे क्या आएगा माइनस क्या आएगा साइन आएगा। तो cos x की सर डिफरेंशिएशन क्या होती थी sin x होती थी, तो cos x की मतलब cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी माइनस sin x होती थी, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, तो इसका मतलब cos x की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी आपकी sin x के क्या होगी बराबर होगी। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। देखो इसकी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है तो उल्टे, साइन चेंज हो गया, इसका साइन पॉजिटिव हो गया, इसका साइन क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो सर उसके बाद मान लो सेकंड स्क्वायर x किसकी मान लो डिफरेंशिएशन tan की डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर x होती थी, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी सर tan x होगी। तो मान लो कोसेकेंट स्क्वायर x
कोट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, माइनस कोट एक्स, है ना, जब माइनस इधर लिखो माइनस इधर लिखो, बात तो सेम ही होती है, क्योंकि अगर माइनस इसके साथ भी लिख दे तो माइनस बाहर आ जाना था, तो माइनस हम इधर भी लिख सकते हैं, तो फिर माइनस साइन हम इंटीग्रेशन में यूज नहीं करते, मतलब इधर वाले पास से क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सर। उसके बाद और कौन सा किया था, मान लो क्या हो गया, सीकेंट भी हो गया, कोसेकेंट भी हो गया सर। सीकेंट एक्स tan x किसकी डिफरेंशिएशन होती थी, सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती थी, तो सिंपल सी बात है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकेंट एक्स किसकी क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। तो उसके बाद सर मान लो क्या होता था, कोसेकेंट, है ना, इसके साथ माइनस भी होता था, कोसेकेंट एक्स कोट एक्स, मान लो एक्चुअल में किसकी डिफरेंशिएशन होती थी सर, किसकी, कोसेकेंट एक्स की, तो मान लो माइनस कोसेकेंट एक्स इसके साथ भी आ जाएगा, माइनस कोसेकेंट एक्स। क्यों आया, क्योंकि एक्चुअल में माइनस इसके साथ लगता था, मान लो माइनस इधर लिखो माइनस इधर लिखो, बात क्या होती है, सेम ही होती है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, मान लो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, जब आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में ये फॉर्मूले क्या करोगे, यूज करोगे, तो ये फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, यूज होने चाहिए, मतलब याद होने चाहिए, ठीक है। तो सर ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई फॉर्मूले तो मेरे को याद हो गए, ठीक है। तो आप इसकी कोई प्रैक्टिस कर सकते हो एक आध क्वेश्चन के, जैसे मान लो मैं इसका क्वेश्चन पाऊं, तो मैं बता रहा हूं ना कि भाई जब भी कभी आप डिफरेंशिएशन करोगे, फिर से बात वही है, इसके नीचे क्या आएगा, एक्स वाले की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एक्चुअल में फॉर्मूले ये होते हैं ना कि इसके अंदर भी एक्स है तो एक्स की डिफरेंशिएशन इसके विद रिस्पेक्ट टू, इसके अंदर भी एक्स है इसके विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको समझ आ रहा होगा कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, इसीलिए हम लिखते नहीं है, बट एक्चुअल में जब इसकी वैल्यू चेंज होगी तो फिर इसका कुछ ना कुछ आंसर भी क्या आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो एक दो मैं करवा के बता देता हूं, फिर बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना, फॉर्मूले आपको समझ आए गए होंगे कि भाई कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। चलो मैं साइन एक्स वाले की एक करवा देता हूं, ठीक है, उसके बाद आप खुद बाकी देख लेना कि भाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो मान लो आपको आ जाए साइन 3x आ जाए dx, तो सर मेरे को पता है कि साइन की डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस, पहले अंदर वाले को x ही मानना है, माइनस कोस क्या हो गई, x हो गई, उसके बाद आपने बताया कि सर जो x होगा उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगी, नीचे होगी, तो फिर सिंपल सी बात है माइनस कोस x तो आ ही गया, उसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन 3 तो कांस्टेंट हो गया, dx अपॉन dx क्या होता है, 1 होता है, तो एक्चुअल में इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये होगी, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये इसकी क्या होगी, इंटीग्रेशन प्लस c लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर ये बात क्लियर हो गई। अगर मान लो आ जाता आपका cos 3x प्लस क्या आ जाता, 2 आ जाता, सर इसकी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आ जाती, तो सिंपल सी बात है सर, पहले तो इसको x ही मानना होता है, तो इसको x मानोगे तो cos x की क्या आती है सर, sin x होती है, अभी आपने बताया। तो उसके बाद सर इसकी डिफरेंशिएशन हमेशा नीचे आनी होती है, तो सिंपल सी बात है इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3x प्लस 2, इसकी मान लो डिफरेंशिएशन करके बता दो। तो सर मेरे को पता है कि ये कैसे करते थे, इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं ना, डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देते हैं, तो मान लो यहाँ पे क्या आ गया, d2 अपॉन dx हो गया, तो 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख सकते हैं, dx अपॉन dx क्या हो गया सर, 1 हो गया, चलो पहले ऊपर वाला लिख लो, sin x आ गया, तो नीचे क्या हो गया सर 3, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस d2 मतलब 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है सर, 0 होती है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, sin x अपॉन 3 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी किसी चीजों की, मान लो किसी फंक्शन की, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये आपकी क्या हो गई, अलग अलग डिफरेंट मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो सर ये जो आपने किया है एक्चुअल में इसे क्या कहते हैं, इनडेफिनेट क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बता रहा हूं कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता था, मान लो क्या, जोड़ना, मान लो कहां से लेके कहां तक जोड़ना है, यहां पर मैंने आपको बताया था कि लिमिट मान लो कैसे लिखते हैं कि जहां से हमने स्टार्ट करना है जोड़ना और जहां हमने खत्म करना है वो हम लिमिट्स की टर्म में लिखते हैं। तो इस फॉर्मूले में कहीं भी मैंने क्या है, लिमिट नहीं लगाई। तो एक्चुअल में लिमिट क्या होती है, मतलब कैसे यूज करते हैं, फॉर्मूले तो यही रहेंगे, लिमिट कैसे यूज करते हैं मैं वो वैल्यू बता देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको फॉर्मूला आ जाता, मान लो ये लिखा था ना f of x dx, f of x का मतलब क्या होता है कि भाई f जो है वो फंक्शन ऑफ क्या है, x है, मतलब x के साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और यहाँ पे मैं लिखा होता है a से b, इसका मतलब क्या होता है, a को कहते हैं लोअर लिमिट, तो याद रखना है लोअर लिमिट मतलब मान लो जहां, इसको लिख लो, जहां इसको कहते हैं, मान लो ये इनडेफिनेट मैंने पीछे समझा दिया, इसको कहते हैं डेफिनेट क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें मान लो हमें क्या दी होंगी, लिमिट्स, मतलब कहां से कहां तक क्या करना है, जोड़ना है, ये भी दिया हो, फिर हम क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। तो सिंपल सी बात है सर, a इज इक्वल टू लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का मतलब जो नीचे लिखते हैं वो लोअर लिमिट होती है जहां से जोड़ना,
जोड़ना स्टार्ट करना है ना, जहां से जोड़ना स्टार्ट करना है उसे हम क्या कहते हैं, लोअर क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। इंटीग्रेशन से जहां से जोड़ना स्टार्ट करना है, जैसे मैंने आपको टाइम वाली एग्जांपल बताई थी, मान लो 0 सेकंड से स्टार्ट करना है तो वे 0 क्या लिखेंगे नीचे, तो जहां मान लो ऊपर वाली लिमिट जो होती है मान लो उसे कहते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट का मतलब क्या होता है, जहां तक है ना, जहां तक जोड़ना है, मतलब जहां तक जोड़ना है, मतलब सम करना है, वहां तक क्या करना है, मतलब b की वैल्यू उसे क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो आपको आ जाए x के मान लो 4 आ जाए, dx आ जाए और साथ में लिखा हो 0 से 5, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है उसे कहां से लेके कहां तक जोड़ना है, 0 से लेके 5 तक क्या करना है, जोड़ना है, और उसके बीच उसकी जो वैल्यू आएगी उसका आंसर बताना है कि भाई कितना उसमें क्या आया, आंसर आया या चेंज आया। ठीक है, तो देख लेते हैं सर इसकी इंटीग्रेशन x⁵ है ना, n + 1 4 + 1 5/5। तो सर यहाँ पर जब इंटीग्रेशन हो जाए इसको पीछे लिख लेते हैं मान लो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट ऐसे डालो या सिंपल ब्रैकेट डालो, बस ये लिखना है इंटीग्रेशन की मान लो वैल्यूज जो होगी, लिमिट्स जो होंगी, इसे लिमिट्स कहते हैं ना, लिमिट्स भी कहते हैं, a और b को लिमिट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी लिमिट्स को क्या लिख लेना पीछे। तो सर इसमें मान लो अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू तो मान लो कभी हम मतलब उसमें वैल्यू मतलब ये एक्चुअल में ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, मैंने बताया था कि जो चेंज कर रहा है, चेंज कौन कर रहा है, x। तो x की वैल्यूज है सर 5 तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं, तो फिर कांस्टेंट में बाहर लिख लिया तो एक्चुअल में ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है x की। तो x की वैल्यू में ये भर देना। सबसे पहले क्या भरना है, मान लो ऊपर वाली लिमिट भरनी है, 5 की पावर क्या हो जाएगी 5 माइनस, फिर उसके बाद क्या भर देनी है नीचे वाली, तो x की जगह पे 0 भरोगे, 0 की पावर 5 तो 1/5, 5 की पावर क्या हो गई 5, तो ये आपका क्या आ गया, मान लो आंसर आ गया। ठीक है, तो मान लो इसको काट लोगे 5 की पावर 5/5 तो 5 की पावर क्या हो गई 4, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे एक्चुअल में डेफिनेट क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आपकी क्या है, सिंपल पिछली इंटीग्रेशन ही है, बस फॉर्मूले सारे वही यूज करने हैं, बस उसमें क्या करनी होती है, वैल्यू भरनी होती है। ऐसे सबसे पहले जो इंटीग्रेशन का आंसर आया उसमें कौन सी लिमिट भरनी है, मतलब पहले तो कांस्टेंट बाहर निकाल लेने हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये किसकी वैल्यू होती है, जो चेंज कर रहा है। तो चेंज कौन कर रहा है, dx, तो dx की वैल्यू है, तो यहाँ पर x की वैल्यू में ये भरेंगे, तो x में ये भरेंगे, तो सिंपल सी बात है कांस्टेंट बाहर निकाला, इसकी जगह पर पहले ये वाली लिमिट भरनी है x की जगह पर, फिर उसके बाद ये वाली लिमिट भरनी है, तो जब ये भरा ये आपका क्या आया, आंसर आया। बस इतना ही चेंज करना है, इसे डेफिनेट क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो ही होगी कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल भी सर वही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना होता है, वो हमें पता चल गया कि भाई क्या चेंज करना है। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया, सारे फॉर्मूले ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये उसे इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते थे, यहाँ पर हम लिमिट यूज नहीं करते। ठीक है, तो सर और भी कुछ होता है इसमें, एक दो फॉर्मूला और होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब आप मान लो क्या करोगे, डेरिवेशंस करोगे, ये इंटीग्रेशन मान लो आपकी यूज होनी है, मान लो सारी फिजिक्स में आप इंटीग्रेशन क्या करोगे, यूज करोगे। अगर ये चीजें आपने क्लियर रखी, जो मैंने आपको समझाई है, ये आपने खुद को अच्छी तरीके से समझा लिया, तो फिर आपको फिजिक्स क्या लगेगी, आसान लगेगी। अदरवाइज अगर मान लो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपको तंगी है, आपको समझ नहीं है कि भाई क्या मतलब होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, फिर आपको क्या रहेगी, पूरी फिजिक्स में क्या रहेगी, तंगी रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये चीजें मैं अच्छी तरह से टाइम लगा के समझा रहा हूं, ताकि आपको अच्छी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद कुछ डेरिवेशंस में हम ये भी यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यूज करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे यूज करते हैं, उसे लिख लेते हैं कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो u और v दिया हो, ठीक है, तो मान लो दो फंक्शन u और v जो है वो x का फंक्शन है। तो सर फंक्शन का मतलब पता है कि u v जो होंगे वो x के साथ क्या कर रहे होंगे, चेंज कर रहे होंगे। तो जब भी कोई चीज x के साथ चेंज करे फिर उसकी इंटीग्रेशन होती है। बट ये वाला तो कोई सर फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं हमने, तो इसका फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है, सबसे पहले को कांस्टेंट रखना है और अंदर इंटीग्रेशन किसकी करनी है, सेकंड की, उसके बाद माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर उसके बाद जो पहले वाला फंक्शन है उसकी क्या करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है। तो ये खत्म हो गया। उसके बाद डिफरेंशिएशन तो इसके विद रिस्पेक्ट ही करनी है ना। उसके बाद मान लो फिर दूसरा फंक्शन जो है उसकी क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो इन दोनों के बाद क्या लिख देना है, dx। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। किसी डेरिवेशन में ये वाला फॉर्मूला भी यूज होगा, प्लस 2 में यूज होगा। प्लस 2 में जब आप पढ़ोगे तो ये वाला भी फॉर्मूला डेरिवेशन में क्या होता है, यूज होता है। तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, दो फंक्शन दिए हैं, तो दो वेरिएबल दिए हैं, पहले को कांस्टेंट रखना है, दूसरे की इंटीग्रेशन करनी है माइनस, फिर पहले की
इंटीग्रेशन करनी है, इसके विद डिफरेंशिएशन करनी है इसके विद रिस्पेक्ट टू, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, उसके बाद इंटीग्रेशन, फिर से दूसरे की इंटीग्रेशन करनी है, इन दोनों को इकट्ठा करके बाहर क्या लिख देना है, dx लिख देना। तो सर ये तो फॉर्मूला हो गया, इसे एक एग्जांपल से समझा दो, फिर अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो ये आ जाए, ठीक है, तो देखो ये भी x का फंक्शन है, x के साथ चेंज कर रहा है, ये भी x के साथ चेंज कर रहा है, तो सर दोनों चेंज कर रहे हैं, तो फिर मेरे को पता है u इंटू वी वाला फॉर्मूला, आपने बताया कि पहला कांस्टेंट, इसे पहला कह दो, इसे दूसरा कह दो, पहला कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा सेकंड, उसके बाद माइनस माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, तो पहले की डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट हो, इसके विद रिस्पेक्ट हो, उसके बाद इंटीग्रेशन दूसरे की, दूसरा कौन है सर cos x dx हो गया, तो इसके बाहर क्या लिख देना है, dx लिख देना, ठीक है। तो ये आपका मान लो फॉर्मूला सिंपल, तो फॉर्मूला याद रखना है, x cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है सर sin x होती है, ये तो हमें पता लग गया पीछे, माइनस उसके बाद इंटीग्रेशन इसकी dx अपॉन dx क्या होता है सर 1 होता है, ये तो खत्म हो गया, तो इसका मतलब उसके बाद सर cos x की यहाँ पर भी इंटीग्रेशन है, तो cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी सर sin x होगी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी sin x आ गया, बाहर क्या आ गया dx आ गया, तो ले लिख लो इसको अच्छी तरह से, x sin x हो गया, तो माइनस क्या हो गया इंटीग्रेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो sin x ही आएगा, तो sin x आ गया, तो सर sin x की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस क्या होती है cos x होती है, तो माइनस cos x हो गया, तो सिंपल सी बात है x sin x माइनस माइनस प्लस क्या हो गया cos x हो गया, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन बाय क्या हो गया पार्ट्स, ऐसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्वेश्चन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। तो कई कई जगह पर आपको जरूरत पड़ेगी, तो पहले ही आपको ये चीजें क्लियर होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका अगला हो गया। तो सर एक और भी होता है कुछ, एक होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी होता है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसमें क्वेश्चन ही करेंगे सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली, कई बार जरूरत पड़ती है सब्स्टिट्यूशन करने की भी, ठीक है। तो बाकी तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो ये तो आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे, जब आप प्लस 2 में इंटीग्रेशन पढ़ोगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन प्लस 2 में पूरे पूरे चैप्टर हैं आपके, बहुत अच्छी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आप करोगे, तो इस मतलब वहां पर पढ़ोगे। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो मैंने समझाया है इसे अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, बस इतना सा अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, मतलब आपको क्लियर हो गया, तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी फिजिक्स में ना, फिजिक्स में जितनी भी इंटीग्रेशन होगी या डिफरेंशिएशन होगी वो मैंने सभी आपकी क्या कर दी है, कवर कर दी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने ये समझ लिया है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, जैसे फॉर्मूला लिख लेते हैं, मान लो इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको कोई फॉर्मूला बताया इसका, तो सर इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया, आपने इसका बताया था कि भाई 1/x dx होता है, इसका फॉर्मूला होता है log बेस e x होता है, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला, तो इसका तो बताया ही नहीं, अगर नहीं बताया तो फिर इसको क्या करो पुट करो, ठीक है। इसको पुट कर दो, जैसे मान लो x प्लस b है, मतलब ये x का फंक्शन है, इसकी जगह पर कोई और फंक्शन लगा दो, मैं इसको मैं y के बराबर पुट कर देता हूं, तो सर y के बराबर पुट कर दिया, मतलब जरूरी नहीं y करना है, z t p जो आपका दिल करता है वो कर दो, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको पता चल गया कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं y, अगर y लिख सकते हैं तो सर यहाँ पर भी y आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी क्या होती है इंटीग्रेशन होती है, तो यहाँ पर अगर y लिख दिया तो इसको भी y की टर्म में मैं क्या करना है कन्वर्ट करना है, तो सर इसको y की टर्म में कन्वर्ट करना हो तो डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है, तो डिफरेंशिएशन कर दो। अब डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू करें सर, आपने बताया किसी ना किसी के विद रिस्पेक्ट टू करनी होती है, वैसे जरूरत नहीं है, तो चलो लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो लिख के देखो d/dt हो गया ना, d/dt, x लिख लो या t लिख लो, चलो t लिख लो, मान लो dt हो गया, तो इधर सर आपका क्या आ गया, सॉरी इधर क्या आ गया आपका ax प्लस b आ गया, इधर आ गया dy अपॉन क्या आ गया dt आ गया। तो ध्यान से देखो सर, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते थे, इसको सेपरेट कर लेते थे, ax यहाँ पर क्या आ गया d/dt प्लस क्या आ गया, मतलब d/dt इंटू क्या आ गया b dy अपॉन क्या हो गया dt हो गया, तो सर ये बात भी क्लियर हुई। तो a तो कांस्टेंट होता है, तो dx x के विद रिस्पेक्ट टू कर लो, चलो नहीं इसके रखो dx अपॉन dt हो गया, तो b सर b तो कांस्टेंट होता है ना, b तो ab कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख लो ab कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन सर 0 होती है, तो यहाँ पे क्या आ गया dy अपॉन dt आ गया, तो सर यहाँ पे क्या आया a dx अपॉन क्या आ गया dt, यहाँ पे आ गया dy अपॉन dt, तो सर dt से dt कैंसिल कर ही सकते हैं, दोनों बातें तो सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर a dx, साथ में लिख सकते हैं dy लिख सकते हैं, तो सिंपल सी बात है सर, मान लो dx को
चेंज करना है y में, ये एक्स्ट्रा आया तो सर इसको कैसे लिख सकते हैं dx dy अपॉन a। तो सर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन dt के विद रिस्पेक्ट टू में करो, चाहे x के करो y के करो, जिसके मर्जी करो, आपको देखो ध्यान से मान लो लास्ट में उसे क्या कर देना है, काट देना है। तो सिंपल डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हो, मतलब बार बार इसे काटना ही है, सिंपल डिफरेंशिएशन लिख दो किसी और फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ पर मैंने t में की है, अगर आप p में करते तो p भी लास्ट में कट जाना था, अगर आप z के विद रिस्पेक्ट टू करते तो z भी लास्ट में कट जाना था। तो आपको बात क्लियर हुई होगी, ये आ गया। तो dx की वैल्यू निकालनी थी dy की टर्म में, वो मैंने निकाल दी। तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन ax प्लस b की जगह पे हम क्या यूज करते हैं y, तो यहाँ पे क्या आ गया सर dy अपॉन क्या आ गया a, है ना। dx की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो कांस्टेंट बाहर निकाल दो, 1 अपॉन a बाहर निकल गया, 1 अपॉन y dy। तो आप सर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो ये दोनों फंक्शन सेम हो गए, इसका आंसर क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ पे क्या होएगा, log y बेस e, है ना। तो log बेस e, तो y की लास्ट में वैल्यू भरनी है। तो y की वैल्यू क्या है सर आपकी ax प्लस b है, तो यहाँ पे ax प्लस क्या हो गया b, ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन का रिजल्ट हो गया बाय क्या, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमने क्या कर दी, इंटीग्रेशन कर दी। कई बार हमें इसे ऐसी भी जरूरत पड़ेगी सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो सर ये भी बात क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन और करवा दो सर, ये तो सिंपल था, मान लो अगर अलग क्वेश्चन हो थोड़ा सा, उसमें कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो चलो एक मैं और करवा देता हूं। कई बार आपको फंक्शन की सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो चलो कोई आंसर ही नहीं आया, मतलब कोई फंक्शन चेंज ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं, जिससे आपको अच्छी तरीके से ये चीज क्या हो जाएगी क्लियर। सेकंड 4x tan x आ गया dx आ गया। अब ये है, तो सर ये तो मेरे को पता है, एक फंक्शन x का ये हो गया, एक ये हो गया, u इंटू वी लगा सकते हैं। हाँ, u इंटू वी से भी कर सकते हो, बट उसमें आपको देखो कि भाई पावर वाला क्वेश्चन आ गया, तो पावर वाले में आपको डिफरेंशिएशन मतलब ये करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो u इंटू वी नहीं लगाते, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। कैसे, मतलब u इंटू वी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब्स्टिट्यूशन से बता रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं। तो सर यहाँ पे याद रखना है, अगर पावर वाला हो उसको पुट कर दो, पावर वाले फंक्शन को पुट कर दो। जैसे सेकंड x को मैंने क्या पुट कर दिया, मान लो y पुट कर दिया, तो सर मेरे को पता है बाद में डिफरेंशिएशन ही करनी है, तो डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, मान लो t, जिसके मर्जी कर दो। सेकंड x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, सेकंड x हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया dy अपॉन क्या हो गया सर dt हो गया। तो सेकंड x की अभी आपने डिफरेंशिएशन पीछे बताई थी कि इसके बराबर होती है सेकंड x की, सर सेकंड x होता है और साथ में क्या आता है tan x, और साथ में उसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन करनी होती है, तो dx अपॉन क्या हो गया dt हो गया, dy अपॉन क्या हो गया dt। तो सर dt से dt कैंसिल हो गया, इसका मतलब सेकंड x tan x क्या आंसर dx आ गया, उसके साथ क्या आया सर dy आया, तो इसका मतलब dy की जगह पर हम ये इसकी जगह पर हम ये यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, मैंने x की y की जगह पर क्या यूज किया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो कि आप मान लो आपको dx के साथ ये टर्म चाहिए, तो सर आपके dx के साथ ये टर्म तो है, तो उसके साथ पावर में है, तो पावर को तोड़ भी तो सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेकंड क्यूब x लिख सकते हैं, सेकंड x साथ में क्या होगा tan x होगा, साथ में क्या आ गया dx। तो देखो ध्यान से, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं dy लिख सकते हैं, तो सेकंड x की जगह पर क्या लिख सकते हैं y, इसका मतलब इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं y की क्यूब हो गया, तो सर इसको हम क्या लिख सकते हैं dy। तो देखो क्वेश्चन आसान हो गया। अब आपको सिंपल x रेज़्ड टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है, तो क्या होगा x रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 3 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया 4 हो गया। तो सर ये आंसर आ गया। तो सर मेरे को पता है y की वैल्यू भी पुट करनी होती है, तो y की वैल्यू क्या है सेकंड x है, तो इसका मतलब सेकंड 4 क्या हो गया x अपॉन 4 प्लस c लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहो तो। ठीक है, तो सेकंड रेज़्ड टू पावर 4 x अपॉन कितना हो गया 4 प्लस कितना आ गया आपका c आ गया। ऐसे सब्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं सॉल्व होते हैं। तो शायद आपको जरूरत पड़े जब आप कई बार न्यूमेरिकल वगैरह करो, उसमें कई बार सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ सकती है, जैसे आप मान लो जेई वगैरह की क्या कर रहे हो तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो चलो ठीक है। उसके बाद सर कोई और भी है, तो सर मैंने आपको सारे फॉर्मूले समझा दिए हैं जो भी होते हैं, बस लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक करना है एक्चुअल में मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। कई बार हम फिजिक्स में ये भी यूज करते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ क्या होगा इंटीग्रेशन होगा कि भाई मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। एक तो आपने बता दिया सर जोड़ना होता है कि क्वांटिटी को जो कंटिन्यूअसली चेंज करे उसे जोड़ना, उसे ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं। एक मतलब और भी होता है, वो भी याद रखना, क्योंकि कई जगह पर जब मैं आपको डेरिवेशन करवाऊंगा फिर मैं लिखूंगा कि इसको ये भी कहते हैं, फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए पहले ही समझ लो कि भाई क्या मतलब होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से पूछूं, मान लो मैं पूछूं, मान लो ये है ना, इधर y है, इधर क्या है x चेंज कर रहा है। मैं आपको पूछूं कि भाई मान लो आपको पूछा जाए, मान लो मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्या बनाऊं, मान लो रेक्टेंगल बनाऊं। ठीक है, ये मान लो इसकी मैंने जो मान लो विड्थ है ना, विड्थ मान लो इसकी जो
मान लो इसको मैंने क्या लिख लिया, dx लिख लिया, जो इसकी मान लो क्या है, विड्थ है या कह सकते हो ब्रेथ है, ब्रेथ को मैंने क्या लिख लिया, dx लिख लिया। तो मैं पूछूं कि भाई इसका एरिया आप बता सकते हो कितना होगा, तो सर एक्चुअल में मुझे पता है कि भाई ये dx है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है ना, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी सर, y, मतलब इधर जितनी भी y की वैल्यू होगी तो इसको y लिख लेते हैं ना, इधर इस ये वैल्यू को y लिख लेते हैं, मतलब इसकी वैल्यू y है तो इसको मैंने क्या मान लिया, dx मान लिया। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि जो dx होता है, dx का मतलब आपने बताया पीछे, dx का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा मतलब ये बिल्कुल छोटा सा होगा ना, ये बिल्कुल पास में होगा, अगर पास में होगा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी सर, लीनियर होगी, तो ये क्या बन रही है, सिंपल रेक्टेंगल बन रही है। तो मैं पूछो इसको क्या कहते हैं, स्टिरअप कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, स्टिरअप कहते हैं, तो ये आपकी क्या बन गई, स्टिरअप बन गई। तो मैं पूछूं कि भाई एरिया ऑफ स्टिरअप किसके बराबर होगा, तो आपका आंसर होगा एरिया ऑफ स्टिरअप इज इक्वल टू किसके बराबर सर, y इंटू क्या होगा, dx, है ना, क्या होता है लेंथ इंटू क्या होता है ब्रेथ, तो y इंटू क्या हो गया dx, तो ये एरिया ऑफ क्या निकल गया, स्टिरअप निकल गया, निकल सकता है ना, क्योंकि मुझे पता है कि सर ये रेक्टेंगल बन रही है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने यूज किया y dx, तो y dx का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो सर ये रेक्टेंगल टाइप ही तो बन रही है, ये उसकी मान लो लेंथ हो गई, ये उसकी ब्रेथ हो गई, तो दोनों की मल्टीप्लाई उसकी क्या हो गई, स्टिरअप हो गई। तो मेरे को पता है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूं, मेरे को पता है कि अगर मान लो यहां से मैंने स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ x1 की वैल्यू होगी, मान लो x1 कह देते हैं, और यहां तक मैंने जाना है, तो मान लो इसको क्या कह देते हैं x2। एक्चुअल में मैं क्या करना है कि भाई y की वैल्यू को ऐड ही तो करना है, यहां से मान लो आपको क्या मिलेगा, एक स्टिरअप है, तो सर इसके अंदर तो ऐसी n नंबर ऑफ क्या होंगे, स्टिरअप होंगे ना, इसके अंदर क्या होंगे, एक्चुअल में n नंबर ऑफ स्टिरअप होंगे, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, किसके साथ, इंटीग्रेशन के साथ क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मान लो मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसी एक स्टिरअप मैंने यहां से काटे, तो इसके अंदर तो सर इनफाइनाइट स्टिरअप है, जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो मान लो आपको कहा जाए कि भाई इस सभी एरिया को क्या करना है, ऐड करना है, मान लो फिजिक्स में मान लो ऐसी जितनी भी स्टिरअप बननी है सभी एरिया को क्या करना है, ऐड करना है, तो सिंपल सी बात है सर, ऐड तो हम कर ही सकते हैं, आपने बताया कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है, तो सिंपल सी बात है इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करते हो सर, एरिया मतलब आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, तो आपने इंटीग्रेशन कर दे, आपने इधर भी क्या कर दे, इंटीग्रेशन कर दे। तो ध्यान से देखो कि जब आपने इंटीग्रेशन की y dx की, तो इसका मतलब क्या, y एक्चुअल में क्या है, y सर ये जो होता है ये x का फंक्शन होता है, तो सिंपल सी बात है ये इसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज कर रहा है, तो ये तो इंटीग्रेशन ही होती है सर, कि जब ये वाले फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू चेंज करे तो ये इंटीग्रेशन का ही तो फॉर्मूला आया। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो एरिया ऑफ स्टिरअप की इंटीग्रेशन करोगे, मान लो इस एरिया के इंटीग्रेशन करोगे, इसका मतलब इसमें जितने भी एरिया आपने उसको ऐड किया, तो इसका मतलब टोटल एरिया बन गया, कर्व के अंदर कितना है, तो सर इसको हम लिख सकते हैं एरिया अंडर कर्व भी लिख सकते हैं कि भाई जो कर्व है ना, कर्व कौन से, जो ये वाली है, इसके अंदर जितने भी स्टिरअप हैं, आपने एक्चुअल में क्या किया, ये एरिया ही तो निकाला, पहले आपने इसका एरिया निकाला, तो जब आप जोड़ोगे इस स्टिरअप के एरिया को जोड़ोगे तो ऐसे n नंबर ऑफ स्टिरअप होंगे, तो जितने भी होंगे आपने उन सभी के एरिया को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो आपका आंसर आया एरिया अंडर क्या आया, कर्व आया, मतलब कर्व के अंदर जितना भी एरिया आया। और स्पेसिफाई करना हो तो सर मान ले कि भाई यहां से हमने स्टार्ट करना है ना, जोड़ना हमने, मैंने बताया था कि भाई आपने जोड़ना कहां से स्टार्ट करना होता है, कहीं ना किसी जगह से स्टार्ट करना होता है। तो मान लो कि यहां से जोड़ना स्टार्ट करना है, यहां पर x1 आ गया, और आपने खत्म कहां का करना है, मान लो इस वैल्यू को मान लेते हैं x2, तो सर मेरे को पता है कि भाई x1 से x2 तक जब मैं इस मान लो इसकी क्या करूंगा, इंटीग्रेशन है ना, इसकी इंटीग्रेशन मतलब y की विद रिस्पेक्ट टू x क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, उसका मतलब क्या होगा, एरिया अंडर क्या होगा, कर्व होगा, कि इसके अंदर x1 से लेके x2 तक जितना भी एरिया आएगा उसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। तो एरिया अंडर कर्व क्या आएगा आपका, एरिया अंडर कर्व फ्रॉम क्या आ जाएगा, x1 टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब ये भी होता है, तो ये भी इंटीग्रेशन ही है। देखो ये वाला फंक्शन इसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज कर रहा है, तो आपने लिमिट ली कि यहाँ इसको मतलब y को कहां से कहां तक जोड़ना है, यहां से जहां तक जोड़ना है, तो जब यहां से जहां तक जोड़ोगे तो वो किसके बराबर आएगा, एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x1 टू क्या होगा, x2, इसके अंदर जितनी भी स्टिरअप होंगे उन सभी के एरिया को जोड़ेंगे तो वो ही एक्चुअल में किसके बराबर होता है, किसके, मान लो इंटीग्रेशन के क्या होता है,
बराबर होता है। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या क्या होता है, मतलब कहां पर हम कैसी कैसी चीजें लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के लिए, ये सभी चीजें लिख सकते हैं। तो कई कई जगह पर हम ये भी लिखते हैं कि भाई मतलब एरिया अंडर कर्व जो होगा वो एक्चुअल में इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, कर्व होता है ना। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, मतलब वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू, भाई y का मतलब जो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन, जब उसकी इंटीग्रेशन करेंगे उसका एक्चुअल में मतलब आता है कि उस जो कर्व बनी होगी उसके अंदर जो क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मान लो मैं इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।